मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नमस्कार साथियों, मैं मनीष विजय आप सभी का एम्बिशन पर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट पर ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आप सबको पता है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में सिचुएशन वैसे बहुत क्रिटिकल चल रही है। जैसे कि 15 जून की रात को जो हुआ था, अपने 20 सैनिक जो शहीद हुए थे, उसमें एक कमांडिंग कर्नल रैंक का अफसर भी था। तो इंडो चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अगर अपन बात करें तो इंडिया की यहाँ पर 3 गलतियां रह चुकी है। कितनी गलतियां? 3। नेहरू जी के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, जब इंडिया और चाइना के बीच में जो 1962 में वॉर हुआ था उस टाइम पे। और दूसरी बात, अगर दूसरी के अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो वॉर हुआ उस टाइम पे। और तीसरी जो गलती अपन कह सकते हैं कि जो मोदी एरा में हुई है वो। अभी गलतियां क्या थी ये भी अपन आराम से देखेंगे, लेकिन अभी अपन थोड़ी जो प्राचीन बातें हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। जिस टाइम अपने यहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन था उस टाइम क्या था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वहाँ उन लोगों को क्या चाय बहुत पसंद थी। लेकिन चाय के बदले उस टाइम क्या था कि या तो वस्तु के बदले वस्तु का ट्रेड हो सकता था। तो उसी तरीके से जो अपने इंडिया में क्या चल रहा था, ओपियम का क्या चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, या फिर अफीम का ट्रेड। यानी चाइना क्या करता था, अपन से अफीम खरीदता था और अपन चाइना को उस टाइम क्या कर रहे थे, चाय बेच रहे थे। तो उस टाइम की बात है। तो उस समय से अगर ले तो अपन ने हमेशा अंग्रेजी जो नीति है, यानी जो अंग्रेजी नीति है, इंग्लिश लिटरेसी है, उसी को अपन ने माना है कि भाई वो जो कर रहे हैं वो सही है। अपन ने कभी भी अपने साहित्य को, अपने इतिहास को खदेड़ के नहीं देखा कि क्या वो उसमें अपने में है। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, एक बुक भी बहुत चर्चित हो रही है और उस बुक में मतलब जो वॉर है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अगर अपन ऐसे देखें तो अपने प्राचीन समय से जो चाणक्य है उन्होंने भी अपनी बुक में आज बड़े आराम से अपनी नीति शास्त्र में बताया है किस तरीके से नीतियों को राजनीति में लागू किया जाता है, किस तरीके से वॉर के समय किस तरीके से कैसे कदम उठाए जाते हैं वो आप सभी को भी। और दूसरी बात कि अभी इस टाइम ये तो है कि अपन चाइना और अपने बीच में ट्रेड उस टाइम से हो रहा है, उससे पहले से भी हो रहा था। आप सबको पता है सिल्क रूट नाम से एक रास्ता था, उस सिल्क रूट ये जो रास्ता है, इस रास्ते के मध्य मतलब चाइना और अन्य देशों से अपने भारत या फिर चाइना क्या करता था, व्यापार करता था। तो पाकिस्तान डिप्लॉयमेंट, पाकिस्तान क्या कर रहा है यहाँ पर अपने एलओसी के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने 20,000 सोल्जर्स को भी डिप्लॉय कर रहा है। और ये इस तरीके से दिखाने के लिए कि मतलब किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो डिफेंस है, इंडियन डिफेंस या फिर जो भारतीय बल है वो किसी तरीके से प्रेशर में आ जाए। और प्रेशर में लाने का काम ये है क्योंकि जो चाइना है उसने ऑलरेडी ऐसा कर चुका है कि जो एलएसी से करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर, जो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे 3 से 4 किलोमीटर अंदर आ चुका है। और लगभग 3 से 4 किलोमीटर के अंदर उसने अपने 20,000 से ज्यादा सैनिकों को वहां पर लेके आ गया है। अभी भी दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में बातें चल रही है किसी न किसी तरीके से उस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, या फिर जो एग्रीमेंट हुआ था 1996 में और 2005 में जो बॉर्डर को लेकर, तो उसमें ऐसा कहा गया कि भाई एलएसी जो है, एलएसी से 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, यानी चाइना की तरफ 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर इंडिया की तरफ। अगर इंडिया की तरफ है तो इंडियन सोल्जर 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे, और एलएसी की उस तरफ यानी चाइना है, चाइना के 2 किलोमीटर के एरिया की तरफ चाइना वाले नहीं आएंगे। उनका ये कहना था कि जो ये दोनों अपन के बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसको छोड़ के भी अपन 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं घूमेंगे। पर वो नियम किसने तोड़े, चाइना ने तोड़े। उसके बाद चाइना ने क्या कहा कि उल्टा भारत के ऊपर बोला कि भाई नहीं, आप अंदर घुसे हैं एलएसी में, हम नहीं घुसे। उसके बाद जो 15 जून की रात को हुआ, फिर वापस 19 जून को उन्हीं के पत्रकार ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ से हमारी कोई हानि नहीं हुई। और आप सबको पता है कि जो चाइना बोलता है उसका हमेशा वो उल्टा करता है। अगर चाइना बोल रहा है कि हमारी कोई हानि नहीं हुई है तो इसका मतलब उनकी हानि बहुत हुई है। अगर चाइना बोलता है कि हम अंदर नहीं घुसे तो इसका मतलब यही होता है मेरे साथियों कि वही अंदर घुसे थे।
अब अगर इसमें बात की जाए, अगर पाकिस्तान अगर इस प्रेशर को है इस चीज का फायदा उठाते हुए अगर 20,000 सोल्जर अपने एलओसी के करीब लेके आता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरीके से अगर अब पूरा जो डिफेंस है, बीएसएफ, आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी, सबका ध्यान कहां पर है? गैलवन वैली के ऊपर है, क्योंकि जो घटना घटित हुई कहां पर हुई? गैलवन वैली में ही घटित हुई। लेकिन अब वहां से जो उन सबका प्रेशर है, जो ध्यान है अपन लोगों का अपन या पूरा भारत अपनी आंख वही टिका के बैठा है कि गैलवन वैली की जो घटना घटित हुई है वहां पे क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि हमारी तरफ भी तो ध्यान खींचो, हम भी तो है ना, हम तो हर समय अपनी अंगुली करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम इस बार अंगुली क्यों नहीं करेंगे। और आपको बता दूं कि अगर 20,000 सोल्जर लेके आया है, तो आप बता दें कि जितनी बार इंडिया ने बोला है कि पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, उतनी बार चाइना ने क्या करा है? पाकिस्तान का साथ दिया है। तो सोचो इस बार चाइना का साथ पाकिस्तान क्यों नहीं देगा? तो वो भी एक तरीके से प्रेशर है। तो उस अगर दोनों पड़ोसी देश मिलकर अगर प्रेशर जमाना चाहते हैं, और अब यहाँ के जो इंडिया के विशेषज्ञ हैं ये सोचते हैं कि अगर दोनों तरफ से अगर 2 साइडेड वॉर होता है, तो उसके लिए बीएस धनोआ ने 2016 में बोल दिया था कि अपने पास सफिशिएंट वॉर प्लान्स नहीं है कि 2 फ्रंट वॉर को अपन झेल सके, या फिर दो तरफा युद्ध को अपन झेल सके। वो ऐसा क्यों कहा कि अगर आपको बता दूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम है, या फिर इस टाइम 1962 में, यहाँ पर भी अगर इंडिया के हारने या फिर कमजोर रहने का कारण ये था कि उस टाइम अपनी जो इंडियन एयरफोर्स है वो इतनी मजबूत नहीं थी, अपने पास इतने अच्छे एयरक्राफ्ट नहीं थे, तो उस टाइम भी ऐसा हुआ। और यहाँ पर भी 2016 की बात की जाए तो यहाँ पर भी ऐसा है, क्योंकि जो एक S-400 करके एक जो एयरक्राफ्ट है, जो सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है, वो चाइना के पास है, और LAC के पास वो लेके आप पहुंच चुके हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, कहां वहां लेके आप पहुंच चुके हैं। और इस चीज जो S-400 है उसका जो शिपमेंट है वो रशिया से अपन ने वैसे ही ब्रॉड कर रखा है, लेकिन रशिया ने ऐसा बोला है कि 2021 तक ये इंडिया में पहुंचेगा, और उससे पहले इंडियन जो टेक्निकल टीम है उसको ये सीखना पड़ेगा कि S-400 को कैसे चलाना है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, और किस तरीके से इसका रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात की जाए कि दिसंबर तक तो अपने पास एयरक्राफ्ट आ ही जाएंगे, लेकिन अभी भी इतने सफिशिएंट एयरक्राफ्ट नहीं है कि अपन कोई भी वॉर एक साथ 2 तरफा झेल पाए। अपनी इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि अपन एक तरफा ही क्या कर सकते हैं, वॉर को झेल सकते हैं। अगर एक साथ 2 कंट्री हमला करें तो इंडियन एयरफोर्स अपने सफिशिएंट वॉर प्लान्स के साथ युद्ध नहीं कर सकती। ये तो था बीएस धनोआ का कथन। अब दूसरी अगर बात की जाए तो कॉन्टीजेंसी, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर एक तरफ से युद्ध होता है तो भी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की जो भी वर्तमान सिचुएशन है वो ये नहीं चाहती कि वो चाइना या पाकिस्तान या फिर किसी अदर कंट्री के साथ इंडिया खुद जाके सामने से वॉर करे। और मैंने अपनी पहली वीडियो में यही बताया था कि इंडिया ने कभी सामने से वॉर नहीं किया, हर बार इंडिया ने वॉर किया है तो या फिर अपने कदम उठाया है तो किसी ने जबरदस्ती इंडिया के बॉर्डर में घुसने की कोशिश की, उसके बाद ही कुछ किया है। तो वैसे अगर एक तरफा वॉर होता है तभी इंडिया कुछ कर पाएगा है, लेकिन अगर दोनों तरफ से वॉर होता है ये वैसे पॉसिबल नहीं है इस टाइम। लेकिन जो ये प्रेशर जो बॉर्डर पे दिख रहा है एलओसी के पास, इससे ऐसा लग रहा है कि चाइना जो पाकिस्तान है ये दिखाना चाहता है कि हम चाइना के साथ हैं और हम ये मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बॉर्डर वाला प्रेशर देंगे, और बॉर्डर वाला प्रेशर देने के बाद आपके पास तो ये सफिशिएंट नहीं है कि आप दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, ये कहना चाहता है। लेकिन और दूसरी बात कि जो मैंने अपनी दूसरी या तीसरी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि यूएसए ऑल्सो क्या कर रहा है, वो भी अपनी यहाँ पर नजर रख रहा है अपने मिसाइल से, अपने वो उपग्रह के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से वो ये देख रहा है कि किस तरीके से चाइना हरकत कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान हरकत कर रहा है। लेकिन मैंने उस टाइम आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान हेल्प करता है चाइना की तो यूएसए उससे पहले ही पहुंच जाएगा, क्योंकि जो दक्षिणी चीन सागर है वहां पर पहले से क्या है, यूएसए के 3 एयरक्राफ्ट है, और जैसे ही इन्होंने अपने 20,000 सैनिक यहाँ पर डिप्लॉय किए तो यूएसए ने क्या कर दिए, 2 डिप्लॉय कर दिए दक्षिणी चीन सागर में। क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा चाहता है कि वो इंडिया के ऊपर क्या बनाए, प्रेशर, तो इंडिया का जो मित्र है यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प जी, यानी जो यूएसए है वो क्या कर रहा है, दक्षिणी चीन सागर से क्या करेगा, ये दक्षिणी चीन सागर से चाइना के ऊपर प्रेशर बनाएगा। लेकिन चाइना ने खुद पहले बोला है कि ये हमारे दोनों पड़ोसी देशों के बीच की बात है या फिर एशियन कंट्रीज की बात है, यहाँ पर यूएसए को खुद नहीं आना चाहिए सामने, या फिर हमारे बीच में जो मुठभेड़ है उसमें नहीं पहुंचना चाहिए। और जब
यूएसए ने बोला इंडिया को कि क्या हम आपकी मदद करें इसमें, तो फिर इंडिया ने ऐसा बोला था कि हम अपने जो आपसी जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो सुलझा देंगे। अगर फिर भी उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने बोला कि हाँ आप नजर तो रखिए सैटेलाइट के माध्यम से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे ऐसा लगता है कि 100% ऐसा वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। क्यों कि इंडिया ने खुद क्या कर दिया, अपना T-90 टैंक्स वहां डिप्लॉय कर दिए, पैरा जो स्पेशल फोर्सेस है वो वहां डिप्लॉय कर दी। पैरा स्पेशल फोर्सेस की बात की जाए तो अपने इंडिया में 12 तरह की है, जो हर सिचुएशन में, भले डिजर्ट हो, रेगिस्तान हो, या फिर सर्दी वाला मौसम हो, बारिश वाला मौसम हो, जंगल हो, वो कैसी भी सिचुएशन हो वहां पर ये अपने स्पेशल फोर्सेस के जो सैनिक है वो वहां पर सरवाइव कर सकता है। तो उस तरीके से जो 12 स्पेशल फोर्सेस है वहां के भी सैनिक वहां पर है। बैरक 8 जो है वो भी वहां पर है। आकाश मिसाइल जो है कुछ ही दिनों में वो भी वहां पहुंचने वाली है। अगर इंडिया भी अपने LAC के पास अगर अपना बेस बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि उधर से तो कुछ ना कुछ हरकत हो ही नहीं ना, तब इंडिया इतना आगे पहुंचा है। दूसरी बात, अभी 1-2 दिन ही हुआ है, मोदी जी भी वहां जाके आए, वहां के जो अपने घायल सैनिक हैं उनसे मिल के आए और उनका हालचाल भी पूछ के आए। तो और दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री कॉन्फ्रेंस है वो चली रही थी, कैसे भी करके दोनों देश अपनी सेना LAC से 2 किलोमीटर दूर हटा दें, क्योंकि जो एग्रीमेंट में जो बात हुई वो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के राइट साइड में भी 2 किलोमीटर और लेफ्ट साइड में भी 2 किलोमीटर का एरिया छोड़ के अपन अपनी सोल्जर्स या फिर अपनी सेना को क्या कर सकते हैं, वहां पर सुरक्षा के लिए खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं घुस सकते। LAC के दोनों तरफ का जो एरिया है वो 2 किलोमीटर का एरिया अपने को क्या करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अब दक्षिणी चीन सागर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो यहाँ पर 80 द्वीप हैं, कम से कम कितने द्वीप है, 80 द्वीप है। और इन 80 द्वीप में से कुछ द्वीप है जहां पर चाइना ने अभी अपना खुद का ये रीजन बताकर क्या कहा है कि जो उनकी जो 9th सेंचुरी या फिर 13th सेंचुरी ऐसे कुछ है, उस सेंचुरी की बात की जाए तो वहां पर इन्हीं दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर क्या था कि चाइना की एक वंशज थे, वो हैन वंशज करके है, उनका वहां पर शासन था। तो इस तरीके से वो अपना क्या बता रहा है कि ये जगह जो हमारी है, और इसने यहाँ पर अपने जो नाम है वो चेंज किए। वो किन के द्वीप के किए, तो स्प्रेटली और पैरासेल द्वीप का नाम चेंज किया। स्प्रेटली का ये यहाँ पर इसलिए जमा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और हद से ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर, और ये वही सिचुएशन पैरासेल पे बनी हुई है। और दक्षिण चीन सागर में जो ये द्वीप है, अगर इनकी बात की जाए तो कोई भी ट्रेड यानी कोई भी वर्ल्ड अगर ट्रेड करना चाहे तो उसके लिए अगर गेटवे है तो वो या प्रवेश द्वार है तो वो क्या है, इन्हीं द्वीपों से होकर वो गुजरता है। और दूसरी बात, मछली जो पकड़ी जाती है या फिर जो मछली पकड़ने का जो सेंटर है वो मेन सेंटर है, यानी मुख्य जो केंद्र है वो क्या है, वो यही द्वीप है। और यहाँ पर तेल और गैस के जो भंडार है वो हद से ज्यादा है। अब आप सबको ये तो बता दी कि इसके पीछे की जो बिहाइंड स्टोरी थी वो क्या थी कि, और ये जो 3 गलतियां वो ये बता देता हूँ कि नेहरू जी उस टाइम क्या चाहते थे, नेहरू जी ने खुद कहा था कि जो लद्दाख एक ऐसी जगह है वहां पर ये घास का तिनका नहीं उगता, तो उसके लिए अपन युद्ध करके क्या करें। तो उस टाइम क्या मिला चाइना को, वहां पर एक और बात मिल गई कि यार इंडिया तो कुछ कर ही नहीं रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, तो वो हो गया। दूसरी बात, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम क्या हुआ कि जो वाजपेयी सरकार है वो वहां गए थे, उन्होंने बात भी की थी। और उससे पहले आपको सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी क्या हुआ है, अपने इंडिया में परमाणु परीक्षण हुआ था। तो इसको देखकर चाइना ने वापस अपने कदम बढ़ाए थे, लेकिन वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मोदी एरा में अगर बात की जाए तो जो मोदी जी हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, और चाइना चाहता है कि वो यूएसए के साथ इतने रिलेशन ना रखे। इस वजह से क्यों कि जो चाइना अपनी हरकतें दिखाता रहता है, चाइना अपनी हरकतें क्या दिखाता रहता है कि अगर पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट है, अगर उसके ऊपर बात की जाए तो वहां पर ये बोल देता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह नहीं देता है और पाकिस्तान का साथ दे देता है। लेकिन फिर ऐसे अगर ट्रेड की बात की जाए तो वो क्या करता है कि नहीं हम तो इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसा है क्योंकि व्यापार के समय तो ऐसा। और जब पड़ रहा है ना, जब जरूरत ज्यादा पड़ती है दोस्त की, उस टाइम अगर दोस्त काम नहीं आए तो वो दुश्मन से कम होता है क्या। और सबसे बड़ी बात ये भी कही गई कि मित्रता करना ही एक दुश्मनी करने के बराबर है। यानी मित्रता जब भी होती है वो एक दुश्मन को लेकर जरूर पैदा होती है। यानी जब भी फ्रेंडशिप होती है एक वहां पर एक ऐसा अनसर्टेनिटी अनिश्चितता कह सकते हैं कि वह दुश्मनी की भी होती है। तो वो इंडिया और पाकिस्तान या फिर बोल सकते हैं इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के बीच को लेकर इंडिया को ऐसा संदेश है। और जो ऑस्ट्रेलिया है,
अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपने इंडिया के क्या है रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान और इंडिया का एक समूह है। और दूसरी बात जो रसिया यानी वो जो RCI यानी जो रसिया, चाइना और इंडिया का है, यहाँ पर रसिया भी नाराज था, तो अब जो चाइना है वो भी यूएसए को लेकर इंडिया से नाराज है। इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर अपने जो विदेश मंत्रालय है यानी जो फाइनेंस जो बोलते फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया है उसको वी नीड टू कम आउट विद न्यू पॉलिसी, जो भारत है उसको नई नीति के साथ आना पड़ेगा। या फिर कह सकते हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। अब नेल इन द कॉफिन की बात की जाए तो ये एक कथन है यानी ताबूत में कील ठोकना। अब वही काम कर रहा है यहाँ पे चाइना गैलोन घाटी को लेकर। अब गैलोन घाटी पे क्या कर रहा है, चाइना बोल रहा है कि ये हमारे हक में आती है, ये हमारी है और ये हम लेके रहेंगे, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इसको खारिज कर दिया कि भाई ये तुम्हारे अंदर नहीं आती है। और आप सबको बता दूं जब 15 जून की रात को ये घटना घटित हुई तब चाइना क्या बोल रहा था, चाइना ये बोल रहा था कि हमने सामने से अटैक नहीं किया, हमने LAC को पार नहीं किया, हम अपने पॉइंट यानी मैंने आपको जो बताया था फिंगर जो 5 से लेकर 8 तक जो चाइना के अंदर आते हैं और जो 4 से लेकर 1 यही जो फिंगर है इनके बीच की जो दूरी है ना वही 2 किलोमीटर है। इनके जो बीच की जो दूरी है वही 2 किलोमीटर है और यहाँ पर LAC बना दी गई है 2 किलोमीटर का एरिया ये और 2 किलोमीटर का एरिया, यानी इन्होंने 8 से लेकर 5 क्रॉस करके 4 के अंदर घुस के इन्होंने यहाँ पर ताबूत वो किलो और नकुली चीजों से इंडियन आर्मी के ऊपर हमला किया था। तो वहां पर जो बिहार रेजिमेंट वहां पर थी उस टाइम, तो यहाँ पर ये बोल रहा है गैलोन वैली पर हमारा हक है। दूसरी बात, और जब ये घटना घटी हुई तब चाइना से बोल रहा था कि नहीं वैसा नहीं है, हमारा तो वहां पे कोई सैनिक गया ही नहीं, हमने तो LAC पार की नहीं और हमारे यहाँ से हमारी तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। कभी ताबूत में कील ठोक के बोल रहे हैं हमने तो ठोकी ही नहीं। अरे भाई साहब तुमने नहीं ठोकी तो किसने ठोकी? या फिर ये जो खारिज फिर इंडिया बोलता है कि भाई गैलोन जो वैली है उसके ऊपर तुम्हारा जो हक है वो खारिज है। इसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि इंडियंस को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी के साथ कम आउट करने की आवश्यकता है और लेके आना पड़ेगा। अब मालाबार एक्सेस की बात करूं तो मालाबार एक्सेस जो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कर रहा है नावल एक्सेस, उसको लेकर भी जो क्या है उसको लेकर भी चाइना थोड़ा दुखी है या फिर इसका अपने आग्रेशन दिखा रहा है। और टिकटॉक जो अभी बैन हुआ है या फिर जो मुजरा ऐप जो बैन हुआ है अपने साथ 59 का और अंतिम संस्कार करते हुए, तो अगर आपको कुछ ये जीके का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो टिकटॉक ऐप है वो कौन सी कंपनी का है, तो ये बाइट डांस कंपनी का है। कौन सी कंपनी का है? बाइट डांस कंपनी का है। और इंडिया में 59 ऐप के साथ टिकटॉक को क्या किया गया है, बैन किया गया। और ये आपको पूछे कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये किस तहत किया है, तो ये 69A IT एक्ट 2000 के तहत किया है। यानी 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक एक्ट बनाया गया था उसकी धारा 69 के तहत इस ऐप को बंद किया गया। अभी धारा क्या है इसके बारे में बता देता हूं कि इस धारा के तहत इंडियन गवर्नमेंट चाहे उस ऐप को क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। और बैन करने का ये रहेगा कि टेम्पररी बैन कहलाएगा वो। उसमें उस कंपनी को ये आश्वासन देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को कि जो आपका इंडियंस जो यूजर है जो हमारी ऐप को यूज कर रहे हैं उनका डाटा नहीं तो हम बाहर लीक कर रहे हैं, या फिर जो जहां देश में हमारा हेडक्वार्टर है यानी चाइना में इनका हेडक्वार्टर है, बाइट डांस कंपनी का जो टिकटॉक ऐप बनाई है इन्होंने। तो अभी जो ये चाइना के साथ इनका प्रेशर चल ही रहा है यानी बॉर्डर चल रहा है, वहां पे अगर इंडियन ऐसा सोच रहे हैं कि अपने देश की जो एकता, अखंडता और संप्रभुता है उसको तो कहीं ठेस नहीं पहुंचाई जा रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि भारतीय सेना को खतरा हो, तो उस तरीके से इन ऐप के माध्यम से कोई ऐसा डाटा तो लीक नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हमारे देश को ही खतरा बन जाए या फिर बाहरी खतरा कोई उभर के आए। तो उसको लेकर क्या किया गया है, 69A IT एक्ट 2000 के तहत क्या गया, 59 ऐप्स और टिकटॉक को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और इस बात पर इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे कंफर्मेशन लेटर ये भी मांगा है कि नैप्स को एक आश्वासन देना पड़ेगा या फिर उनको एक अपना खुद का एक क्वार्टर बोल सकते हैं, सेंटर बोल सकते हैं, यहाँ इंडिया में ओपन करना पड़ेगा। उसके अंदर उनको ये रखना पड़ेगा जो इंडियन यूजर्स का डाटा है वो इंडिया के यही क्लाउड में रहे या फिर इंडिया का जो नेटवर्क क्लाउड है उसी में वो स्टोर होता रहे। ऐसा नहीं हो कि वो कंपनी उस डाटा को जहां खुद का हेडक्वार्टर है वहां लेके जाए। और हर कोई देश चाहता है कि उसकी सुरक्षा उसके तहत रहे या फिर जो उसके यूजर्स हैं या फिर जो उसके सिटीजन यानी जो नागरिक है
उनकी कोई भी पर्सनल जानकारी किसी और देश का व्यक्ति नहीं देखे या फिर कोई और देश उसके ऊपर निगरानी ना रखे। और अपन तो ये भी मानते हैं कि अपन अपना पड़ोसी अपने ऊपर नजर ना रखे। तो सोचो कि अपन जिस ऐप को यूज कर रहे हैं उससे कोई अगर दूसरा देश अपने ऊपर नजर रख रहा है तो वो कितनी बड़ी बात है। इसको तहत देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, 69 एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, 69A IT एक्ट के तहत इस टिकटॉक और 59 ऐप को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब आपको बताता हूँ 9-9। अब जो दक्षिणी चीन सागर है ना, ये तो एक ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम, ये दो जो देश है, वापस सुन लेना, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम, ये जो देश है इन देशों से ही घिरा हुआ है दक्षिण चीन सागर। और इस तरफ यानी इसकी तरफ इधर बात की है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर चीन हो गया। और चीन ने यहाँ पर 9 लाइन बनाई है। उसके तहत ये क्या करना चाहता है कि जो इसके अंदर जो द्वीप आएंगे, मैंने आपको जो द्वीप बताया अभी वीडियो में, वो 2 द्वीप इस लाइन के अंदर ही आते हैं। और इस लाइन के तहत ये क्या करेगा, इसने एक तरीके से मिट्टी की क्या बना, सैंड की क्या बना दी, बॉल बना दी। उस ये बताना चाहता है कि ये जो एरिया है हमारा है या फिर ये हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर राज किया है तो ये हमसे बिलोंग करता है। पर लेकिन जो अपने समुद्र की जो पॉलिसी है उसमें ये क्या है कि 200 मीटर ऐसा कुछ है या 200 किलोमीटर के तक, उसके बाद का जो एरिया होता है वो इंटरनेशनली होता है। यानी मतलब वहां पर किसी देश का हक नहीं होता है, उसके लिए आपको इंटरनेशनली एक संगठन से आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये तो चीन के अंदर ही आ रहा है, दक्षिण चीन सागर के अंदर। यानी मतलब चीन के अंदर आने की बात नहीं कह सकते। दक्षिण चीन सागर क्या है, पैसिफिक ओशन का यही हिस्सा है और उसके तहत ये देश यहाँ पर भी अपनी सीमा लगाते हैं। और दक्षिण चीन सागर क्या है, एक ट्रेड का सेंटर है, मछली पकड़ने का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पर ही तेल और पेट्रोलियम के सबसे बड़े या फिर खनिजों के क्या है, प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उनके यहाँ पर भंडार है। और जो ग्रेट वॉल सैंड है ये इसको क्या बनी गई, संज्ञा दी गई किसको, 9 लाइन को। 1962 के बाद गेलो वैली पर अगर हक बताया गया है वो भी इंडिया ने यहाँ पर खारिज कर दिया गया। अब सोचो एक बात बताओ, जो देश दूसरों के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहा हो, जो देश किसी और देश के ऊपर अपनी हुकूमत लगाने की, ताइवान, हांगकांग जैसे देश के ऊपर, या फिर बोले कि पाकिस्तान के साथ अपना रूट बनाने की कोशिश कर रहा हो, चाइना को परेशान करने की कोशिश कर रहा हो, वहां उस देश को खुद को नहीं पता है कि उसके देश की जो बैंक है उनके अंदर क्या हो रहा है। अब आपको बता देता हूँ कि चाइना जो है सोने का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक, यानी वर्ल्ड में नंबर 1 पे अगर कोई उत्पादन करता है सोने का तो वो कौन करता है, चाइना करता है। और चाइना जो ये चाइना में क्या हुआ, बिगेस्ट गोल्ड फ्रॉड कह सकते हैं, 83 टन। एक किंग गोल्ड कंपनी है चाइना की। और आप सबको पता है कि कोरोना कहाँ फैला था, वुहान में। कहाँ फैला था, वुहान में। और ये वुहान की क्या है, कंपनी है, ये ज्वेलरी शॉप है किंग गोल्ड, जिसने अपनी जरूरत के समय जो ये बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिस तरीके से अपने इंडिया में क्या RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस तरीके से ये क्या है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना करके है, यहाँ पर अपना जो क्या है सोना रखा था और उस सोने के बदले उन्होंने कुछ रकम ली। यानी जो 83 टन सोना दिया है उसके बाद उन्होंने रकम ली, उनको जरूरत पड़ी तब। अब ये जो 83 टन जो सोना दिया है, जब किंग कंपनी ने क्या किया, किंग गोल्ड कंपनी ने बोला कि हम ज्वेलरी शॉप ने बोला कि हम वापस लेना चाहते हैं, तो जब वो वापस गए वहां ले रहे तो उनको क्या मिला, वहां पर 83 टन में क्या मिला, ऊपर सिर्फ सोने की परत, दिस लेयर मेड फ्रॉम गोल्ड, और अंदर जो है ना वो क्या पीतल हो गया, तांबा हो गया, इस तरीके से। सोचो जैसे अगर अपन RBI अगर ऐसा कोई घोटाला करे तो सोचो कि जो गवर्नमेंट बैंक है या फिर जो गवर्नमेंट है जो नोट इशू करती है वो अपने कस्टमर के साथ ऐसा काम करने लग जाए तो फिर क्या होगा। तो चाइना की जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने इस तरीके से किंग गोल्ड कंपनी के किंग गोल्ड ज्वेलरी शॉप के साथ किया है। और ये एक पहली बार नहीं हुआ है, ये बोल सकते हैं बिगेस्ट फ्रॉड है, लेकिन चाइना में ऐसे फ्रॉड होते आए हैं और ये सोने को लेकर ही हुआ है, क्योंकि जिस देश में जिसकी ज्यादा है वहां उसको लेकर फ्रॉड तो होता रहेगा। यहाँ से चाइना को ये भी सीखना चाहिए कम से कम कि खुद की जो अंदरूनी मसले हैं या फिर जो इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें और एक्सटर्नल अफेयर में घुसने की कोशिश ना करें। कभी यहाँ पर किसी आइसलैंड के ऊपर हक जताने लग जाते हो, कभी किसी वैली के ऊपर हक जताने लग जाते हो, कभी किसी देश को अपने कर्ज में डुबाकर वहां का जो कोई द्वीप है, वहां की जो कोई जगह है, वहां का ट्रेड करने का टैक्स है वो आप माफ करवाने की कोशिश कर लेते हो। अगर आप इतनी सारी नीतियां एक साथ चलाने की कोशिश करते हो तो अपने अंदर यानी अपने घर में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। वो बोलते हैं ना कि आप बाहर
कॉइन्स बने फिर रहे हैं और अपने घर का तो आपको पता ही नहीं है। उस तरीके से चाइना, ये जो एक छोटा सा ये अलग है डिस्प्यूट से, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है, तो मैंने बताया कि चाइना बिगेस्ट गोल्ड फ्रॉड जो हुआ है वो किंग गोल्ड कंपनी में जो ज्वेलरी थी 83 टन, उसको लेकर हुआ है। और जो आरबीआई जिस तरीके से इंडिया में है, तो चाइना में भी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की तरह है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।